हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज टीवी देसी ताऊ केटीडीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने आए हैं आप लोगों के लिए एक नई न्यूज़ लेके, एक ज़बरदस्त घोषणा लेके, ज़बरदस्त अनाउंसमेंट लेके, जो जुड़ी हुई है आपकी तैयारी से, जो जुड़ी हुई है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट का नाम है हमारा कंप्यूटर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती है। एक तो रिसोर्सेज का नहीं पता, कंप्यूटर की बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। कोई किसी का एग्ज़ाम के लिए बना दी गई है, कोई किसी एग्ज़ाम के लिए बना दी गई है, तो हमें ये नहीं पता लगता कि हम दिल्ली पुलिस के लिए कौन सी किताब पढ़ें, हम बैंकिंग के लिए कौन सी किताब पढ़ें, हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो आपको अब इन सारे जितने भी ये सारे कन्फ्यूज़न हैं आपके, उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन एक ही जगह पर मिलने वाला है। वो अपने इस संघर्ष बैच के अंदर मिलने वाला है। संघर्ष बैच के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इस बैच की क्या क्या खासियत है, किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले सेशन को आप सारी जगह पर शेयर कर दीजिए, अपने सारे एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कर दो, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। और अगर आप कंप्यूटर के अंदर कमज़ोर फील करते हैं, खुद को टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, जो केटीडीटी टीम की तरफ से मॉक टेस्ट हर हफ्ते ऑर्गेनाइज किया जाता है, अगर आप उसको देते हैं और उसमें आपको लगता है कि कंप्यूटर सेक्शन में कहीं ना कहीं हमें अभी भी दिक्कत है, तो ये बैच आप लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त घोषणा सीईटी वालों के लिए, और आपको भी अगर कंप्यूटर से डर लगता है और 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आपके लिए ही है ये बैच। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैच है किस किस के लिए, कौन कौन इसको दे सकता है, कौन कौन इसको ले सकता है, कौन कौन इस बैच के अंदर अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं आगे करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो है हमारा दोस्तों HSSC कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। HSSC CET के अंदर आप लोगों को पता है सी ग्रुप और डी ग्रुप की जो जॉब्स हैं वो आप लोगों को मिलने वाली हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपका एक कॉमन पेपर होगा। उसके बाद अगर आप लोग स्पेसिफिक सी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कुछ दिन पहले, उसके अंदर साफ लिखा गया था सी ग्रुप की नौकरियों के लिए कंप्यूटर का लेवल आप लोगों को अच्छी नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, और उसी नॉलेज को आप लोगों को इस बैच के अंदर दिया जाएगा। दूसरा, डी ग्रुप के अंदर जितनी वैकेंसीज आएंगी उनके अंदर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हालांकि उसका लेवल जो है वो 10वीं बेस तक का होगा, ये वहां पर मेंशन किया गया। लेकिन स्पेसिफिक सी ग्रुप को देखें तो लेवल हमारा काफ़ी ऊपर रहने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखना। अभी आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के नोटिफिकेशन में तो आप लोगों को साफ तौर पे बताया गया है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है आपका वो 10 क्वेश्चंस उसके आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिलेबस भी डिफाइन किया हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा। तो जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कंप्यूटर का सिलेबस है वो सारा भी इसके अंदर आप लोगों को कवर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है बैंकिंग के अंदर हमारा IBPS PO क्लर्क हो गया, चाहे आप लोगों का RRB PO क्लर्क हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, SBI PO क्लर्क हो गया, आपको पता है इन सभी के अंदर कम से कम 40 नंबर का जो है वो कंप्यूटर पूछा जाता है। और वो जो 40 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, आप उसमें 90% से प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस बैच के अंदर के कंटेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये तो बात रही कि ये बैच किस किस के लिए है। आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक PO, बैंक क्लर्क, बैंक में ऑफिस असिस्टेंट, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन ग्रेड B तक के बैंकिंग की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके अंदर 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मिलेंगे आपको। अगर ये सारी चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो ये बैच आपके लिए है। आपको ये लेना ही लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस बैच को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। और जो नॉलेज टीवी देसी ताऊ जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने खास तौर पे यही बात मुझे बोली है कि कंप्यूटर और भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 घंटे 30 घंटे की बात नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पे मुझे बोला है ताऊ जी ने कि आप चाहे 100 घंटे लीजिए, चाहे आप 80 घंटे लीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और पेपर कंप्लीट होने के बाद जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो उनको जब कोई पूछे कि कंप्यूटर में उनके क्वेश्चन कैसे ठीक हुए, कहाँ पर उन्होंने पढ़ा था, तो सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए कि हमने संघर्ष बैच के अंदर कंप्यूटर पढ़ा था। ठीक है, तो चलो इसके बाद अगर हम बात करें, ये जान लिया हमने कि ये बैच किसके लिए है, तो अब आप लोगों के दिमाग में बात होगी कि इस बैच के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए मैंने लगभग हर चीज़ को इस बैच के अंदर डाल दिया है, बिल्कुल 5वीं 6ठी क्लास के एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस से लेकर और बीएससी लेवल तक का सिलेबस इस बैच के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप चाहे 10वीं लेवल की तैयारी कर लो, 12वीं लेवल की तैयारी कर लो, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर लो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो, इवन जो आप लोगों का एचटेट कंप्यूटर साइंस होता है पीजीटी, अगर उसमें भी आपको 60 में से 30-35 प्लस तक का जो बेसिक कंप्यूटर आता है वो भी आपका इस बैच से कवर हो जाएगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लें, अभी हम देखेंगे कि उससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा टॉपिक हमारा ऐसा होता है जिसके क्वेश्चंस हमारे पीजीटी लेवल तक के पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे दोस्तों कंप्यूटर एक परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसका काम होता है डेटा प्रोसेसिंग करना, इनपुट लेके आउटपुट दे देना, सिर्फ इतना ही नहीं बता रहे होंगे हम। पावर जब ऑन होती है हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड से और जब इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के अंदर जाती है तो वो पूरा उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, हमें जब वो सबसे पहली डेस्कटॉप स्क्रीन दिखती है उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें कंप्यूटर को सीखने में मज़ा आए। हमें सीखना है इसको, हमें सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तथ्यों को पढ़ के नहीं जाना है। क्योंकि आप लोगों को पता है एचएसएससी हो चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, वो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। आजकल वो जमाना गया जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे वन लाइनर कि उसने इसका आविष्कार कब किया। आजकल क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आने लगे हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, स्टार्टिंग से लेके मेसोपोटामियन से लेके और आज के डिजिटल कंप्यूटर तक जो पूरी की पूरी जर्नी रही है, पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का इतिहास रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से कंप्यूटर्स आए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति आए जिन्होंने डिस्कवरीज की और उन्होंने किस तरीके से उन कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब हमें इंट्रोडक्शन पता लग गया कंप्यूटर सिस्टम हम स्टार्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर बायो सेटिंग्स चेंज होती हैं, किस तरीके से उसके अंदर पीओएसटी ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर का यूज़ करके काम क्या क्या करते हैं। क्योंकि एचएसएससी के प्रीवियस 3-4 साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उन्होंने सिर्फ वो क्वेश्चन पूछे हैं कि वही स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है जिसको ये पता होगा कि वो चीज़ काम कैसे करती है, चाहे वो एमएस ऑफिस का क्वेश्चन हो चाहे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो। अगर आपको ये नहीं पता वो चीज़ किस चीज़ की होती है, क्या काम करती है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्या हैं। फिर हमारा बेसिक एक टॉपिक होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आपने बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े होंगे, बहुत सारे किताबों में आपने पढ़े होंगे, लेकिन लगभग मैं आप लोगों को 40 प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करवा दूंगा। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहाँ से आए, किसने बनाए, इनका क्या काम होता है, इनकी एडवांटेज और इनकी डिसएडवांटेज, इनको कैसे जोड़ा जाता है और इनके साथ कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एचएसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे मेमोरी के कॉन्सेप्ट से। जैसे हमारी मेमोरी होती है, ह्यूमन मेमोरी होती है, चीज़ों को याद रखने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसके अंदर मेनली हमारा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर हम इसके अंदर रजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके अंदर कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये फास्ट मेमोरीज होती हैं, इनका क्रम क्या होता है, छोटी से बड़ी तक का क्रम का क्या होता है, बड़ी से छोटी तक एक्सेस टाइम का क्रम क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो मेमोरी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रैम के फिर आपको टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं इसके अंदर, एस रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है। अब लोगों ने आप लोगों को एस रैम पढ़ा दिया था, डी रैम पढ़ा दिया था, लेकिन इसके अलावा एचएसएससी कांस्टेबल में पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया, वी रैम क्या होती है। तो अब किसी ने पढ़ाया ही नहीं तो वो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का गलत हुआ था। तो हमें हर तरीके से पढ़ के जाना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सभी को हमें पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि मोटा मोटा आप लोगों पढ़ के चले गए। कंपटीशन का लेवल बहुत हो गया, 9-10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो पेपर का लेवल भी आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। उसके बाद हमारा आएगा दोस्तों नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम दोस्तों बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, इनका कन्वर्जन पढ़ते हैं। आप लोगों को सिर्फ इनका कन्वर्जन पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कन्वर्जन से आगे इनका एडिशन भी पढ़ेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। कुछ नहीं पता किस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो हर तरीके से हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है,
क्योंकि लगभग आप चाहे सी ग्रुप में नौकरी कर लो, चाहे डी ग्रुप की नौकरी कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और मेनली आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप जाते हो तो आपको डेटा से जुड़ा हुआ काम ही दिया जाता है। या तो एम एस एक्सेल दे देंगे या एम एस एक्सेस दे देंगे, आपको डेटा दे देंगे, डेटा को फिल करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमारा डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट करके हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक होता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसकी कौन सी स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके हम हमारे डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप्स के हम पढ़ेंगे, एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का। यहाँ पे +2 लेवल या 10वीं लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब की बार देखा गया एचएसएससी ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन पूछती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है, तो प्रोसेस, डेडलॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़नी पड़ेंगी। तब जाके हमारा हो सकता है कि इसके अंदर हमारा क्वेश्चन जो है वो हम ना फंसें इसके अंदर, लेकिन बेसिक बेसिक पढ़ के गए तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के बारे में, तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग करने का तरीका क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, C++ से आते हैं और पाइथन से क्वेश्चन आते हैं। तो इनका बेसिक्स भी हम कर रहे होंगे और इन दोनों का बेसिक जो है वो हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ बता दूंगा कि इनको किसने बनाया था, इनका नाम क्या है, ये क्या चीज़ है। इनको हम करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये कैसे काम करती हैं चीज़ें। उसके बाद इसके अंदर एरर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट, जब आप लोगों को एल्गोरिदम के बारे में पता लग जाएगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसको फिर फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये समझ जाओगे तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप लोग कवर कर लोगे। तो स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमें उसका प्लान बनाना पड़ता है। नॉर्मल लाइफ में भी हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले आप उसका प्लान बनाते हैं, किस तरीके से उसको आप टैकल करोगे, पॉइंट्स लिखते हो कि पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे, इस तरीके से आप सोल्व करते हो। वही कंप्यूटर के अंदर भी होता है, वही प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है। सिंपल हमें एल्गोरिदम बनाना होता है। कई लोगों को एल्गोरिदम समझ में आ जाता है, कई को एल्गोरिदम नहीं समझ में आता, तो जिनको नहीं आता उसको हम क्या करते हैं, पिक्चर के माध्यम से समझा देते हैं। पिक्चर के माध्यम से समझाओगे तो फ्लो चार्ट बन जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ पढ़नी है। मेमोरी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है। यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो यहाँ पर आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का टॉपिक हो, चाहे यहाँ पर फिर वो आपके IPv4 IPv6 का टॉपिक हो, ठीक है, चाहे नेटवर्किंग डिवाइसेस का टॉपिक हो, चाहे वो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल का टॉपिक हो। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क्स। बैंकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। और जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो सिलेबस दिया गया है वहाँ पर खास तौर पे बताया गया है मल्टीमीडिया और नेटवर्किंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस, आपके डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली। इसके और भी नाम होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को आप डेटा कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। डेटा कम्युनिकेशन के अलावा आप इसको नेटवर्किंग बोल सकते हो। यानी कि अलग अलग नाम है लेकिन टॉपिक हमारा ये एक ही होता है, ठीक है। चलो उसके बाद बात आती है दोस्तों नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी हेड। अब जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ ना आपका, इस कांस्टेबल के पेपर के अंदर 30% से 40%, अगर हर पेपर में 10 क्वेश्चन मान के चलो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ एक टॉपिक से पूछे गए, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना सिक्योरिटी का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो आप कल को C ग्रुप D ग्रुप या कोई भी नौकरी ज्वाइन करते हो, वहां पर आप एक ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, और वहां पर ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ गई, आपका ऑफिस का सिस्टम हैक हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई या बहुत सारी चीज़ें हो गई। वहां पर क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको इस चीज़ की जानकारी है। वहां अगर आप ये बोल देते हो कि हाँ मेरे को नेटवर्क सिक्योरिटी की जानकारी है और मेरे को डेटा सिक्योरिटी की जानकारी है, वायरसेस के बारे में पता है, मुझे वायरसेस के बारे में पता है, मुझे वॉर्म्स के बारे में पता है, मुझे ट्रोजन हॉर्स के बारे में पता है, मुझे स्पाईवेयर के बारे में पता है, मुझे मालवेयर के बारे में पता है, मुझे एडवेयर के बारे में पता है, मुझे एंटीवायरस के बारे में पता है। जब आप ये चीज़ें बोलते हो ना किसी के सामने कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, आपके
पर्सनल लेवल पे भी आपको डेवलप करेगा, साथ ही साथ अगर आप जॉब करने के दौरान अगर किसी को बोलते हो कि ये चीज़ें आपको ऑफिस के अंदर आती हैं, तो आप लोगों से कहीं ना कहीं आगे जाओगे। तो ये टॉपिक तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में। मल्टीमीडिया आपके मोबाइल की जो इमेजेस होती हैं, फ़ोटोज़ आप लोग जो सेल्फीज़ लेते हो, उन इमेजेस के अंदर आपका रिजोल्यूशन क्या होता है, उन इमेजेस के अंदर आपके पिक्सल्स क्या होते हैं, DPI क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर जो आप वीडियोस देखते हो, उन वीडियोस के अलग अलग एक्सटेंशन MP4, AVI, WAV, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये आप मल्टीमीडिया में पढ़ोगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आजकल 90% माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आसान होता है, इसका इंटरफेस आसान होता है, ये GUI इंटरफेस का होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का होता है। CUI एक होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसको आप लिनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जिसको आप जानते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ ये होता है, तो HSSC या कोई भी एग्जाम जो है वो विंडोज़ से ही क्वेश्चन पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टैब्स कैसे काम करती हैं, ठीक है, मेन्यू बार कैसे काम करता है, स्टेटस बार कैसे काम करता है, सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होता है तो वो हमारा MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस होता है और इसके अंदर MS वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, थोड़ा बहुत MS एक्सेस भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी थोड़े बहुत MS पब्लिशर से क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। तो खास बात इस बैच की ये है, आज तक हरियाणा के अंदर या फिर आप इंडिया के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, किसी भी बुक के अंदर देख लेना, पेड कोर्स, यूट्यूब चैनल, अकेडमीज, कहीं भी आप चले जाना, आप लोगों को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाएगा इन चैप्टर्स का, इन टॉपिक्स का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर और सिर्फ मैं आप लोगों को वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या MS एक्सेल हो, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग सीखें भी। कल को इन चीज़ों का आप पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं। डेटाबेस का कैसे यूज़ किया जाएगा एक्सेल का यूज़ करके, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड, कलर लगोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड और एक्सेल के ही काम करना है और किसी चीज़ पे काम नहीं करना है। चंडीगढ़ के अंदर SI के एग्जाम में देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरे एक मित्र थे, 2018 वाली जो भर्ती थी क्लर्क वाली, उसमें वो क्लर्क लगे थे, ठीक है, हिसार में उनकी ड्यूटी है। उनको वेब टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज थी। उनको HTML आती थी, HTML में काम किया हुआ था, उनको CSS आती थी और उनको जावास्क्रिप्ट आती थी। लेकिन लगे वो क्या, हरियाणा के अंदर क्लर्क लगे। लेकिन हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ कि एक फ़ीमेल थी जो वेब टेक्नोलॉजी में हरियाणा की HSSC की जो वेबसाइट है उसके लिए काम करती थी। उनको अनएक्सपेक्टेड 2-3 महीने के लिए छुट्टी पर जाना पड़ गया। अब 2-3 महीने के लिए HSSC एक बंदे को हायर तो करेगी नहीं, नौकरी तो देगी नहीं। वहाँ डिपार्टमेंट में बात चली थी कि क्या किसी को ये चीज़ आती है, तो उसने बोला कि मुझे आती है। आप मानोगे नहीं, 3 महीने के लिए उसको उस पोजीशन पे काम भी करवाया गया और उसको ये भी बोला गया है कि फ्यूचर में अगर ऐसी वैकेंसीज आती हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी भी उसको दी जाएगी। तो इसलिए भी आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, ये आपकी ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करती हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म विजन रखिए, लॉन्ग टर्म की सोच रखिए, तब इन चीज़ों को पढ़िए। और सबसे मेन पॉइंट है इस बैच का, संघर्ष बैच का, चैप्टर वाइज MCQ। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, जो भी अपने ये चैप्टर्स होंगे, चाहे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कोई भी चैप्टर है, जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर से जुड़े हुए MCQs की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। एग्जाम्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें साथ ही चलेंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरी रटवा दी जाएगी। पहले थ्योरी, उसके बाद MCQ, फिर अगला चैप्टर, फिर उसके MCQ, फिर चैप्टर, फिर MCQ, इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी मेन पॉइंट रहेगा जो MCQs वाला है आपका। अब बात आती है, काफ़ी सारी कमेंट भी आ रही हैं कि इस बैच की फ़ीस क्या है। जिस बैच के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, उस बैच की फ़ीस तो आप 1500-2000 रुपये कम से कम लोगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी क्या फ़ीस रखनी चाहिए। फ़ीस भी आपकी जेब के हिसाब से ही रख देंगे हम, क्योंकि एक ही बैच के अंदर आपको वेब
डेवलपमेंट भी पढ़ाई जाएगी। उस बैच में आपको नेटवर्किंग का CCNA का कोर्स करने निकल जाओ आप लोग गुड़गांव दिल्ली के अंदर, 18,000 रुपये में आपको सिर्फ नेटवर्किंग कराएंगे। तो 18,000 में से कम 2,000 की नेटवर्किंग तो हम इस बैच में करा ही देंगे बेसिक। आप वेब डेवलपमेंट HTML सीखने निकल जाओ, आप लोगों से कम 600-700 रुपये में HTML सिखाई जाती है, तो उसमें से 20-30 की तो हम भी सिखा देंगे। तो आप बताइए आप लोग कितना इसका रेट रखना चाहते हैं। मुनीश गोंगिया भाई जा लिया 1 रुपये का टाइम, तो भाई जा लिया 1 रुपये में भाई यहाँ आओ और पढ़ाओ। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसे हम नाम ले नहीं सकते, लेकिन कंसल्टेंसी सर्विस करके एक कंपनी का नाम है, TCS आप लोगों ने नाम सुना होगा। इंडिया की टॉप नंबर 1 कंपनी है आज के टाइम पर, हर तरीके से नंबर 1 कंपनी है। उस कंपनी की जॉब छोड़ी है मैंने अपने टीचिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए और आप लोगों को ये चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है। ये नहीं बताऊंगा कितने की जॉब थी, जितना आप लोग बता रहे हैं उसके आसपास ही कहीं ना कहीं हमने फीस रखी है। सतबीर सिंह कह रहे हैं फद्दू बना हुआ है। भाई साहब फद्दू बनाते तो सब हैं, वो बनना ना बनना आपके ऊपर है, आप फद्दू बनने आए हो या कुछ सीखने आए हो। हाँ, और ऐसा नहीं है धरती पे अकेला इंसान हूँ मैं जो ये चीज़ें पढ़ाएगा या कुछ करेगा। ये सारी चीज़ें YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों ने पढ़ाई हुई है, लेकिन उस फ्री के कंटेंट की वैल्यू आप लोग नहीं करते हैं, करते ही नहीं है लोग, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो इसलिए जी, तो चलिए देखते हैं हमारे इस बैच की फ़ीस क्या रहेगी। जितने भी कमेंट आई हैं उसी के आसपास हमारे इस बैच की फ़ीस रहने वाली है। और ये जो फ़ीस होती है ना दोस्तों, आप इस फ़ीस को ये मान के चलिए कि इस फ़ीस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर कोई आपको पढ़ाता है तो वो इंटरनेट का यूज़ भी करता है, वो अपना टाइम भी लगाता है, वो रिसोर्सेज का यूज़ भी करता है। अगर उसको कहीं पढ़ाने जाना होगा तो घर से वो पेट्रोल भी लगाएगा, किराया भी लगाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1-2 घंटे रोज़ाना आके वो बोलेगा, उसकी एनर्जी लगेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क है, एप्लीकेशन है, उसका जो सर्वर होता है जहाँ पर ये सारी वीडियोस डलती हैं, आप रोज़ाना इन वीडियोस को कितनी बार देखते हो। जब भी आप किसी ऐप के ऊपर वीडियो को बार बार देखते हो तो उस ऐप के सर्वर का खर्चा भी आता है, ठीक है। तो इस बैच की जो फीस रहेगी दोस्तों, वो ये बैच जो है सबसे पहले तो 6 जून यानी कि मंडे कल से स्टार्ट हो रहा है। 6 जून 2022 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन तक आप लोगों को जो इस बैच की फ़ीस देनी है वो 298 रुपीज़ ओनली आप लोगों को फ़ीस देनी है। और ये फ़ीस सिर्फ इसकी नहीं है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोचना कि ये फ़ीस आप लोगों से सिर्फ मिनिमल चार्जेस लिए जा रहे हैं 298 रुपीज़। इतने पैसे में अगर इतनी सारी चीज़ें कोई और पढ़ा रहा है तो आप मुझे मिलवा देना, मैं पैसे दे दूंगा, मेरे को बैच दिला देना, मैं पढ़ लूँगा। 3 दिन तक 298 रुपये फ़ीस दोगे, उसके बाद अब 500 बच्चों के लिए, 1000 बच्चों के लिए, 700 बच्चों के लिए ये चीज़ें ना हम करते हैं, ना हमें करनी आती हैं। आप देखने तो आ नहीं रहे कितने बच्चों ने ले लिया, कितनों ने नहीं ले लिया। मैं बोल दूं 5000 बच्चों के लिए इतने रुपए फीस है, कितने ले रहे हैं आपको थोड़ा ना पता कितने बच्चे खरीद रहे कितने नहीं खरीद रहे। 3 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, तो 3 दिन तक 298 में ले लीजिए। उसके बाद फीस जो होगी दोस्तों 498 498 रुपये हमेशा के लिए इसकी फ़ीस हो जाएगी। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि नॉलेज टीवी देसी ताऊ प्लेटफॉर्म है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कभी भी फीस को कम नहीं किया जाता। क्योंकि जितना खर्चा हमारा जितने में खर्चा चलेगा, अगर हम कम करेंगे तो फिर हमें हमारे खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। तो जितने हमारे खर्चे हैं उतने पैसे तो सभी लेते हैं, टीचर्स लेते हैं, लेक्चर्स की फ़ीस सब लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 298 3 दिन के लिए है, उसके बाद 498 रुपये की फ़ीस हो जाएगी। एक बार फटाफट से बता दो आप लोगों को ठीक लग रहा है मामला, नहीं लग रहा है, या आप लोगों का कोई सुझाव है, या इस बैच के अंदर, कोर्स के अंदर और कुछ इम्प्रोवाइजेशन आप लोगों को करनी हो।
फीचर्स आप लोगों को इसके बता दूं मैं एक बार, अभी बता भी दिया था मैंने, दोबारा बता देता हूं। डेली लाइव क्लास होगी, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करनी है। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करनी है, इसके ऊपर डेली लाइव क्लास आपकी होगी, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे की लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर हम थ्योरी भी करेंगे, कोशिश करेंगे MCQs करने की, या फिर देख लेंगे पहले चैप्टर कंप्लीट करके फिर MCQ कर लेंगे एक दिन अच्छी। चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज MCQs आपको मिलेंगे। HSSC, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन आप PGT लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां का अगर आपको बेसिक कंप्यूटर कवर करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसका एडवांस कंप्यूटर कराने लगे तो फिर 298 रुपये नहीं, उसकी फीस 12-13 हज़ार रुपये होती है। कंप्लीट NCERT बेस्ड रहेगा। छठी क्लास की NCERT कंप्यूटर साइंस से लेकर, जो छठी क्लास में CBSE में पढ़ाई जाती है, NCERT में पढ़ाई जाती है, उससे लेकर 12th क्लास की जो आपकी NCERT है, वो सारी बुक्स इस बैच के अंदर कवर होंगी। प्लस BCA और BSc की जो आपकी बुक्स होती हैं कंप्यूटर की, अलग अलग, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्कूल लेवल पर, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट बन जाता है, तो उस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के इस बैच के अंदर डाल दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर MCQs की प्रैक्टिस जरूर होगी, ताकि हमें साथ साथ ये पता लगता रहे कि हमारा जो इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड MCQs भी मिलेंगे, HSSC से और बैंकिंग के प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। ऑफर सिर्फ पहले 3 दिन के लिए है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन के लिए 298 रुपये फीस है। उसके बाद 498 हो जाएगी, जो कि किसी भी कंडीशन पर कम नहीं की जाएगी। सिलेबस कितने घंटे में खत्म होगा इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस, आपके MCQs, और आप इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहने लग जाओगे 10 में से 9 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ठीक होने लग गए। 100% की गारंटी तो हाँ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, HSSC, CET, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम आपका जो पहले होगा उससे पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। पूरा फास्ट पेस पे हमारा चलने वाला है, ठीक है। और इस बैच में, संघर्ष बैच में 90% क्वेश्चंस की ठीक कराने की गारंटी हमारी है। 100% गारंटी तो डिटोल भी नहीं लेता, वो भी जम्स को 99.99% ही मारता है। 100% की गारंटी नहीं है। 100% की गारंटी लेने का मतलब होता है कि जो एग्जाम सेट करने वाला एग्जामिनर है उसको हम बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। तो जो 100% की गारंटी देते हैं उनसे भी बच के रहो साथ साथ। चलो जी, PDF मांगना बंद कर दीजिए। और स्टूडेंट से मैं एक और बात रिक्वेस्ट करता हूं, जो PDF मांगते रहते हैं वो PDF मांगना बंद कीजिए। अगर एग्जाम में सच में क्वालिफाई करना है ना दोस्तों, तो अपने हाथ में पेन और अपने हाथ में पेपर या कॉपी लेकर बैठा कीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। अगर मान लो मैं पढ़ाते टाइम पेन का यूज ना करूं और मैं सिर्फ PDF का यूज करूं, तो आपको क्या पढ़ने में मजा आएगा? नहीं आएगा। मुझे भी पेन का यूज करना पड़ता है, तभी आप लोगों को अच्छा लगता है। जब तक पेन नहीं उठाओगे, लिखने का फायदा ये होता है कि लिखते टाइम हम 2 टाइम्स लर्निंग कर रहे होते हैं। लिखते टाइम हम उसको लिख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और दिमाग में पढ़ भी रहे होते हैं। तो इसलिए PDF मांगने की बजाय जो भी आपको पढ़ाया जाए उसके खुद के नोट्स बनाइए। एग्जाम टाइम पर आप लोगों का साथ कोई देना या ना दे, आपके वो खुद के नोट्स आपके साथ जरूर होंगे। और जो इस बैच के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सच में नोट्स बनाएंगे, और जो स्टूडेंट ऐसा होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो इस बैच के नोट्स बनाएगा बहुत अच्छी राइटिंग में और परफेक्ट नोट्स बनाएगा, उसको मौका दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे आने का, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी मेहनत को मतलब अच्छा बताया जाएगा और उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी आप लोगों को, बिल्कुल मिलेंगी, ठीक है। हाँ, पहले लाइव रहेंगी आपकी क्लासेस। मान लीजिए सोमवार को पहला लेक्चर लाइव हुआ आपका, लाइव के बाद वो अपलोड कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स वर्किंग है या बाद में देखना चाहते हैं तो वो उनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा दोस्तों आपको कि जितना ज़्यादा हो सके लाइव आप क्लासेस को लेना, ठीक है, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन जब होता है तो क्लास के बीच में आपको डाउट आप तभी पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड देख रहे हो, डाउट आ गया तो फिर आप वो जो कम्युनिकेशन होता है वो हो नहीं पाता टीचर और स्टूडेंट का। तो आपको लाइव ज़्यादा देखना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।
वैलिडिटी, वैलिडिटी इस मैं बैच की दोस्तों जो रहेगी वो 6 मंथ्स की रहेगी। अभी 6 मंथ्स रखी गई है वैलिडिटी बैच की, लेकिन अगर मान लो हो सकता है कुछ नहीं पता, पेपर वगैरह जो है आगे बढ़ जाए, अगर पेपर आगे जाता है तो आपको वैलिडिटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मेन टारगेट जो है इस बैच का वो सीईटी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ये मेजर वो 2 एग्जाम है जिनको ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल कंपटीशन में आप इसका यूज कर सकते हो। वैलिडिटी की चिंता मत करो, ताऊ जी कह रहे हैं वैलिडिटी की चिंता मत करो बच्चों, पूरा 2022 तक वैलिडिटी आपकी रहने वाली है, ठीक है। चलो टाइमिंग्स के बारे में कल पहली अपनी क्लास होगी इसकी, तो आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें और क्लैरिफिकेशन आपको दे दी जाएगी। 3 दिन जो आपका डेमो होगा, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, 3 दिन का डेमो नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल पे होगा। और उसके बाद बृहस्पतिवार से, थर्सडे से आपकी क्लासेस केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर कंटिन्यू हो जाएंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग सच में मार्क्स लेना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और परफॉर्मेंस बढ़िया हो, आउटपुट अच्छा निकले आप लोगों का, तो आप लोगों को ये बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। फीस मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फीस है, हम नॉर्मल 400-500 रुपये की टी शर्ट पहन लेते हैं आज के टाइम पर नॉर्मल, तो 298 रुपये कोई ज़्यादा फीस नहीं है 3 दिन के लिए। 3 दिन का आपके पास टाइम है, मैं नहीं कह रहा सबको 498 देने हैं, क्यों देने 498, आप सभी 3 दिन के अंदर खरीद लीजिए इसको, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं है 498 में लेने की, ठीक है। ये 498 उनके लिए ही है जो बाद में जागेंगे, अभी कुछ लोग जागेंगे नहीं, वो होता है एग्जाम के पास आके जागते हैं, कुछ लोग 15-20 दिन पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, उनका कभी क्लियर भी नहीं होता, तो उनकी तरह नहीं है, पहले आओ, पहले स्टार्ट करो और शुरुआत से स्टार्ट रहना, पहली क्लास से आखिरी क्लास तक जो रहा उसके 10 के 10 क्वेश्चंस आराम से टैकल कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं और उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे इस जर्नी में मेरे साथ और साथ मिलके बहुत अच्छा करने वाले हैं और बहुत मेहनत करने वाले हैं, इसीलिए बैच का नाम भी जो है वो संघर्ष बैच है। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।